स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं तथ्य संकलन के स्रोत। और तथ्य संकलन के स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत हमने पढ़ लिए थे और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं द्वितीयक स्रोत। और द्वितीयक स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेखों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। सार्वजनिक प्रलेख दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक है प्रकाशित प्रलेख और दूसरा है अप्रकाशित प्रलेख। सामग्री संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में सार्वजनिक प्रलेख का काफ़ी महत्व है। किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी और गैर सरकारी संस्था के द्वारा सार्वजनिक प्रलेख तैयार कराए जाते हैं। कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी तथ्य संकलित किए जाते हैं और यदि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में लाया जाता हो तो ऐसी सामग्री भी सार्वजनिक प्रलेख के अंतर्गत ही आती है। सार्वजनिक प्रलेख व्यक्तिगत प्रलेख की तुलना में अधिक विस्तृत और व्यापक जानकारी प्रदान करने वाले होते हैं और ये सार्वजनिक प्रलेख अधिक विश्वसनीय भी होते हैं। ये व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों को हमने दो भागों में विभाजित किया है, प्रकाशित प्रलेख और दूसरा है अप्रकाशित प्रलेख। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित प्रलेख कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रकाशित प्रलेख पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा समय समय पर कई तथ्य प्रकाशित प्राथमिक रूप से संकलित कराए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रकाशित करा दिया जाता है। जब इन तथ्यों या सामग्री का अन्य अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा उपयोग किया जाता है तो उनके लिए ये तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेखों में प्रकाशित प्रलेख शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, इन सभी को प्रकाशित प्रलेख माना गया है। ये सभी प्रकाशित प्रलेख होते हैं। शोध संस्थानों के प्रतिवेदन में विभिन्न शोध संस्थान अपने शोध कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर प्रतिवेदन प्रकाशित कराते हैं। ये सामग्री अन्य शोधकर्ताओं के लिए काफ़ी उपयोगी प्रमाणित होती है, जैसे टाटा समाज विज्ञान संस्थान है, जनजातीय संस्थान अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण संस्थान है, समाज विज्ञान शोध परिषद और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद ने अपने प्रतिवेदनों का समय समय पर प्रकाशन करा के महत्वपूर्ण शोध सामग्री उपलब्ध करवाई है। दूसरा इसका प्रकार है व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। अनेक शोध छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना शोध कार्य संपन्न करके शोध निबंध प्रकाशित कराते हैं। जो रिसर्च स्कॉलर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने जो भी रिसर्च कार्य किया है उसको वो पब्लिश करवाते हैं, जिससे हम व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन में सम्मिलित करते हैं। ये प्रकाशन भी सार्वजनिक प्रलेख के रूप में द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत होते हैं। तीसरा है समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन। अनेक सरकारी और गैर सरकारी समितियों और आयोगों के द्वारा समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कराए जाते हैं। इन समितियों और आयोगों के द्वारा कई प्रकार के तथ्य भी संकलित कराए जाते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, अपराध संबंधी आंकड़े, निर्धनता और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े, जिन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित कराया जाता है। मध्य निषेध जांच समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति, योजना आयोग, इनके द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं और भारत में जनगणना प्रतिवेदन द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं। इनका अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों में काफ़ी उपयोग किया गया है, जैसे कि प्रोफेसर IP देसाई के द्वारा भारतीय संयुक्त परिवार संबंधी अध्ययन जनगणना प्रतिवेदन पर ही आधारित है।
भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित कराए जाने वाले ग्रंथ जैसे भारत 2005 द्वितीय तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत कहे जा सकते हैं। चौथा है व्यावसायिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन। राष्ट्रीय उत्पादन परिषद, बाल कल्याण परिषद, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि विभाग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि का प्रकाशन तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण दैतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष, इनके द्वारा समय समय पर प्रकाशित सामग्री तथ्य संकलन का विश्वसनीय स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं। विभिन्न शोध पत्र समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। अनेक शोध पत्रिकाएं भी निकलती रहती हैं। इसके अलावा दिन प्रतिदिन की घटनाओं का विवरण हमें समाचार पत्रों में निरंतर प्रकाशित होता हुआ मिल जाता है। उनमें कई लेख और संपादकीय भी छपते हैं। रेडियो और दूरदर्शन पर भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जनसंचार के इन साधनों से हमें महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन शोध कार्य हेतु इसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्यों की विश्वसनीयता का पता लगा लिया जाना चाहिए। हमें कोई भी सूचना प्राप्त होती, चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त हो, रेडियो के माध्यम से प्राप्त हो या किसी समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हो, तो पहले हमें उसकी विश्वसनीयता का पता लगाना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसे अपने रिसर्च वर्क में सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक प्रलेखों का दूसरा प्रकार आता है अप्रकाशित प्रलेख, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, ये सभी प्रलेख प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये अप्रकाशित प्रलेख हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा एकत्रित कुछ सामग्री अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए प्रकाशित नहीं कराई जाती, जबकि कुछ सामग्री आर्थिक या अन्य कारणों से प्रकाशित नहीं हो पाती। प्रतिरक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से ही उनका प्रकाशन नहीं कराया जाता। पुलिस विभाग, न्याय विभाग, सरकारी कार्यालयों आदि के द्वारा समय समय पर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कराई जाती हैं, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड या दस्तावेजों के रूप में ही सुरक्षित रखा जाता है, प्रकाशित नहीं करवाया जाता। ये जो दस्तावेज हैं अनपब्लिश्ड होते हैं, अप्रकाशित होते हैं। ऐसी सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। ये अप्रकाशित दस्तावेज भी द्वितीयक सामग्री के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि इनका उपयोग करने के लिए आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। इसलिए अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत द्वितीयक सामग्री के कुछ स्रोत आते हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास अभिलेख। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के आंकड़े और सूचनाएं एकत्रित करके रखे जाते हैं। ये संपूर्ण सामग्री या अभिलेख विभिन्न समितियों, संगठनों, आयोगों के प्रतिवेदनों और समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों की कार्यवाहियों के रूप में होती हैं। क्योंकि ये सामग्री गोपनीय होती है, लेकिन साथ ही ये काफ़ी विश्वसनीय भी होती है। दूसरा है अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ता शोध कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तो तैयार कर लेते हैं, शोध निबंध भी लिख लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अप्रकाशित ही रह जाते हैं, पब्लिश नहीं हो पाते हैं। ये भी सूचना प्राप्ति और सामग्री के सत्यापन के लिए कुछ प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन। अनेक अनुसंधानकर्ता शोध कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तो तैयार कर लेते हैं, शोध निबंध भी लिख लेते हैं, लेकिन वे अप्रकाशित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ। कुछ महापुरुष, समाज सुधारक, नेता और विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन और तथ्य संकलन कर पांडुलिपियाँ तैयार करते हैं। वे किन्हीं कारणों से इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाते। इनमें काफ़ी उपयोगी सामग्री होती है। शोध के लिए इन पांडुलिपियों को प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। कई बार इन्हें संग्रहालयों में सुरक्षित रख दिया जाता है, जहां इनका लाभ भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रलेख है हमारे पास अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति।
शिलालेख और लोक गाथाएं। ये द्वितीयक तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव शास्त्रियों के द्वारा अनेक अध्ययनों में इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया था, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेखों को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है, प्रकाशित प्रलेख और अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेखों में हमने पढ़ा है शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समितियों और आवेगों के प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं और परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन और पत्र पत्रिकाएं। अप्रकाशित प्रलेखों में अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियां और अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख और लोक गाथाओं को सम्मिलित किया जाता है।